स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग 2023-24 का ये सिलेबस है। इसमें देख लो जरा अपने को क्या क्या पढ़ना है। 5th नंबर की यूनिट बता रहा है इसको लीनियर प्रोग्रामिंग। 20 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करना, 3 पीरियड्स। और इस पे 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसके। लीनियर प्रोग्रामिंग ये चैप्टर का नाम है। इसमें क्या क्या पढ़ना आपको, इंट्रोडक्शन, related terminology such as constraints, objective function, optimization, graphical method of solution for problems in two variables, visible and invisible regions, bounded or unbounded, visible and invisible solutions, optimal feasible solutions up to 3 non-trivial constants। इतनी चीजें आपको पढ़ना और ये सब चीजें जो है एक एक्सरसाइज के अंदर समराइज हो जाएगी और एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस केवल। ठीक है, ओनली 10 क्वेश्चंस। बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े से टाइम लगता है उसको करने में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही आसान है। धीरे धीरे 10 क्वेश्चन करते करते आप इसके मास्टर बन जाओ। थोड़ा सा आपको और भी लगेगा कि बहुत सारा काम करना पड़ा, लेकिन जैसे ही आपका ये 10 क्वेश्चन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती, चैप्टर कंप्लीट होता, आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है और एग्जामिनेशन में फ्री फारी के नंबर इसके ऊपर मिल जाते पूरे में से पूरे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये आपका लास्ट ईयर 11 क्लास में एक चैप्टर था, इनइक्वालिटीज, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज था। इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी नाम का ग्राफिकल चैप्टर था, उसका एडवांस फॉर्म। मतलब जैसी चीजें वहां पे किए उसी को आगे बढ़ा के यहाँ पे तक। बाकी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे काम में आ जाएगी। ग्राफ के अंदर हाफ प्लेन, ये वो सारी चीजें वहां से आपने सीख के आ रहे हैं, उसी के आगे का अपन काम करेंगे। और बहुत सारी चीजें इसमें चैप्टर में से हटा दिया उसने। पहले वर्ड्स प्रॉब्लम भी थी, आजकल वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है, पर डायरेक्ट सीधा सीधा आपको कांस्टेंट बने हुए मिलेंगी। बस उसको आपको ग्राफ पे ड्रा करना है और उसका सोल्यूशन निकालना है, उसको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स या एलपीपी बोलते हैं इसको, शॉर्ट एल पी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, तो सबसे पहले अपना ये क्वेश्चन है, इसके इंट्रोडक्शन में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला अपना यही क्वेश्चन रहता है कि जो चैप्टर रहता है इसका जो नाम है उसका मतलब क्या होता है। एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग को शॉर्ट में एलपीपी बोलते हैं। तो एलपीपी आखिर होता क्या है? एल पी पी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप लिखते भी चलेंगे साथ साथ में। एलपीपी मतलब इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स we have to find out optimal values, optimal values को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी कहते हैं। इट इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ लीनियर फंक्शन। देखो, एलपीपी या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है इन अ एलपीपी। एलपीपी में क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट ऑप्टिमल वैल्यूज। एलपीपी में हमको क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमल वैल्यूज निकालनी पड़ती है। अब ऑप्टिमल वैल्यूज, एक नया वर्ड आ रहा है अपने पास में, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल वैल्यूज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम। जो आपको लीनियर फंक्शन दिया रहेगा उसकी आपको ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी पड़ती है। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकल सकती है और उसकी मिनिमम वैल्यू भी। ऑफ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन आपको समझता है, ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, इस फॉर्मेट का रहता है। इसमें एक्स और वाई की जो हाइएस्ट पावर है वो 1 1 रहती है। ऐसा लीनियर फंक्शन रहेगा आपका। उसकी ऑप्टिमल वैल्यू मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल। तो अपना टारगेट क्या है इस चैप्टर के अंदर, एक लीनियर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना या मिनिमम। ठीक है, तो अपन चैप्टर में करेंगे क्या, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ऐसे नहीं निकालना है डेरिवेटिव का यूज करके जो अपन
6 चैप्टर के अंदर निकालो, वैसा नहीं करना। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा, कुछ ग्राफ ड्रा करना है, वैल्यू अपने आप निकलती है। ठीक, एलपीपी का मतलब समझ में है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है वो भी लिख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊँ। डेट जेड, कैपिटल जेड ले लो या स्मॉल जेड भी ले सकते, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, वेयर a and b are constants which has be maximized maximized or minimized minimized maximized or minimized is called objective function. Objective function is equal to ax plus b, एक फंक्शन ले लिए z is equal to ax plus b, लीनियर फंक्शन देता है, x और y वेरिएबल है, दो वेरिएबल वाले, इनके हाईएस्ट पावर 1 1 है इसलिए लीनियर है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लिया अपने, डेट z is equal to ax plus b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ये जो a और b दिख रहा है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, 1 2 3 -2 -3 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। विच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड मिनिमाइज्ड, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हमको मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल, और मिनिमाइज्ड मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती हो या जिसकी मिनिमम वैल्यू निकल सकती हो या जिसकी दोनों वैल्यू निकल सकती हो, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो रही बात? एक फंक्शन आपको दिया रहेगा, उसकी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जिस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है उस फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब जो फंक्शन अपने को मिलने वाला है वो फंक्शन क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये गिवन रहेगा, एक फंक्शन आपको दिया रहेगा, बोलेगा कि इसको मैक्सिमाइज करो तो अपन उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, वो बोलेगा कि इसको मिनिमाइज करो तो अपन उसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, बोलेगा कि इसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करो तो हम उसकी दोनों वैल्यू निकालेंगे। कभी ऐसा हो सकता है फंक्शन की ना तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मिनिमम, ना वो मैक्सिमाइज होगा ना ही वो मिनिमाइज। तो ऐसा फंक्शन जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकल सकती हो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। चीजें समझ में आ रही है आपको धीरे धीरे? पहले मैंने आपको बताया एलपीपी, एलपीपी में अपन क्या करते हैं, ऑप्टिमल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ऑप्टिमल वैल्यूज किसको कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को ऑप्टिमल वैल्यूज कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज किया जाएगा या मिनिमाइज किया जाएगा, मतलब उसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी या मिनिमम वैल्यू निकलेगी या दोनों निकलेगी, ऐसे फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट है आपका कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स स्पेलिंग ध्यान से लिखना। कॉन्स्टेंट्स इट इज linear inequalities, inequalities, linear inequalities, restrictions, restrictions, linear inequalities are restrictions of variables are called constraints, 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 लीनियर इनइक्वालिटीज, तो लीनियर इनइक्वालिटीज रहती है, और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एक्स और वाई की जो लीनियर इनइक्वालिटीज रहती है, जो रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं उसी को आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, उसको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। जैसे एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये है कॉन्स्टेंट्स।
कोई ऐसा हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। मतलब जिन जिन इनइक्वालिटीज में या जिन स्टेटमेंट में इनइक्वालिटी के साइन लगे रहते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन वाले साइन, चाहे वो ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो या लेस देन आर इक्वल टू, चार टाइप के साइन है। ये साइन जिसके साथ भी मिल जाते हैं, जिस भी इक्वेशन में ये लग जाते हैं, तो वो इन इक्वेशन हो जाता है या इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज जो आपकी 11th क्लास में थी वो, और रेस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं इसको। लीनियर इनइक्वालिटी रहती है, रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ कंडीशन ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। मतलब जो इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू के साइन के प्लेस पे चार सिंबल में से कोई भी एक सिंबल रहता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू रहता है, या लेस देन आर इक्वल टू रहता है, या केवल ग्रेटर देन रहता है, या केवल लेस देन। जिस इक्वेशन में ये चारों साइन में से कोई भी एक साइन लग जाए तो फिर वो इक्वेशन नहीं रहता, वो इनइक्वेशन हो जाता है, या उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। तो ऐसी जो इनइक्वालिटीज आपको दी रहेगी वेरिएबल्स, आपको दो वेरिएबल वाली भी हो सकती है, एक वेरिएबल वाली भी हो सकती है, उसी को रेस्ट्रिक्शन कहते हैं या उसी को कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ये कॉन्स्टेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्लियर हो गए। कॉन्स्टेंट के बाद में कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स के बाद में एक पॉइंट आएगा, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। रेस्ट्रिक्शंस को कॉन्स्टेंट्स या इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, लेकिन नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, जीरो हो सकते हैं और जीरो से बड़े हो सकते, नेगेटिव नहीं होना। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स। देखिए, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो जो रहता है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस आ जाएगी और इससे बड़ी वैल्यू इधर आएगी। एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब होता है दैट इज एक्स वाई एक्सिस, आर एक्स से बड़ी वैल्यू किधर आती है आपकी, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी वैल्यू इधर आती है राइट साइड। ऐसे ही वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस को कहते हैं, और वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी मतलब ऊपर की तरफ है। y इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस हो गया, और y की वैल्यू जीरो से बड़ी ऊपर जाएगी, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा। तो ये एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये इनइक्वालिटीज है। और इन्हीं को नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। मतलब यहाँ से देखो आप, एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो मिल रही है और वाई की वैल्यू भी जीरो मिल रही है और जीरो से बड़ी मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए इनको नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट कहते हैं। ये हर क्वेश्चन में रहे, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट लीनियर प्रोग्रामिंग के हर क्वेश्चन में, मतलब हर क्वेश्चन को आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है और वहां पे बड़ी वैल्यू वैल्यू लेनी, वाई एक्सिस लेना, एक्सिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब वाई एक्सिस आएगी और जीरो से बड़ी वैल्यू इधर राइट साइड पे चलेगी। वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का मतलब होता है, वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स एक्सिस आएगी आपकी पूरी, और एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी, मतलब ऊपर की तरफ। ये है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। धीरे धीरे आपको पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो सिलेबस में लिखे, इनके ऊपर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। चलिए, द कॉमन रीजन, द कॉमन रीजन determined determined by the constraints, by all the constraints strengths including including non-negative constraints, constraints
is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, LPP, linear programming problem, is called feasible reason, feasible region or solution region. Region, the problem, the problem. देख लेना जरा आराम से, ठीक है। देखिए, फिजिबल रीजन, द कॉमन रीजन, एक कॉमन रीजन determined by all the constants including non-negative constants x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. देखिए जितने भी कांस्टेंट्स आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, कांस्टेंट मतलब जो कंडीशन दी रहेगी, जो इनइक्वालिटीज रहेगी, इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ये तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन। आपको क्या करना रहेगा कि जितनी भी कंडीशंस या जितने भी रेस्ट्रिक्शन या जितने भी कांस्टेंट्स आपको गिवन है उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा। जब भी आप किसी कांस्टेंट को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आपको देगा, ऐसी लाइन। वो लाइन क्या करेगा, दो हाफ प्लेन बनाएगा, ऊपर वाला हाफ प्लेन, नीचे वाला हाफ प्लेन, राइट साइड का हाफ प्लेन या लेफ्ट साइड का हाफ, इस टाइप के हाफ प्लेन बनते हैं। तो उन हाफ प्लेन में से अपना जो रिक्वायर्ड हाफ प्लेन रहता है, जो अपनी इनइक्वालिटी या इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो वाले को मार्क करना पड़ता है। तो ऐसे हम सबके हाफ प्लेन ड्रा कर लेंगे और उसके बाद सबको सेटिस्फाई करने वाला एक कॉमन रीजन मिलेगा, मतलब जिसके अंदर सारी इनइक्वालिटीज आ जाएगी, इसका इधर वाला पार्ट उसका उधर वाला, सब में एक कॉमन रीजन मिलेगा। सबको अपन ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे, फिर उसका एक अपने को कॉमन रीजन पड़ेगा, कॉमन रीजन मिलेगा जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई, उसको कहते हैं कॉमन रीजन determined by all the constants including the non-negative constants x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0 of a linear problem is called feasible। मतलब एक कॉमन रीजन या कॉमन सोल्यूशन मिलेगा आपको जो सबको सेटिस्फाई करे। सबको मतलब किसको, जो इनइक्वालिटीज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इंक्लूडिंग एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन सबको सेटिस्फाई करने वाला एक कॉमन रीजन अपने को मिलेगा। उस कॉमन रीजन को ही फिजिबल, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, उसको फिजिबल रीजन बोल सकते हैं या उसको सोल्यूशन रीजन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना इनफिजिबल रीजन। इनफिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन, रीजन अदर देन फिजिबल रीजन, अदर देन फिजिबल रीजन, other than feasible reason is called infeasible reason, infeasible region, feasible region। देखो, इनफिजिबल रीजन, द रीजन अदर देन फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के अलावा जो दूसरा रीजन रहेगा उसको इज कॉल्ड इनफिजिबल, उसको इनफिजिबल रीजन को। जैसे ये अपन ने सारी इनइक्वालिटी सब अपन ने ड्रॉ की है, तो ये वाला जो रीजन आया, मान के चलो अपना इतना जो पोर्शन, ये अगर अपना फिजिबल रीजन आ जाता है, ये वाला अपना फिजिबल रीजन आ गया, तो इसको छोड़ के बाकी के जो दूसरा रीजन होगा वो इनफिजिबल, मतलब जो फिजिबल नहीं होगा वो इनफिजिबल है। ठीक है, वही लिखा है मैंने, द रीजन अदर देन फिजिबल रीजन इज कॉल्ड इनफिजिबल। फिजिबल रीजन के अलावा जो रीजन रहेगा वो इनफिजिबल रीजन होगा। फिजिबल रीजन किसको कहते हैं, वो रीजन जिसको सारे कॉन्स्टेंट का एक कॉमन सोल्यूशन जो होता है या जो कॉमन रीजन होता है जो सबको सेटिस्फाई करता है, उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। और उस फिजिबल रीजन के अलावा जो दूसरा रीजन होगा उसको इनफिजिबल रीजन। ऐसे ही आपको याद रखना, कुछ चीज आपके सामने आ जाए तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल रीजन अलग था, फिजिबल सोल्यूशन उसी से मिलता जुलता रहेगा। फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन पॉइंट्स विद इन एंड ऑफ द
boundary the boundary of the visible region of the visible region visible region represent visible visible solution of the the constraints. देखिए फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। देखिए जो अपने को फिजिबल रीजन मिलेगा उस फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे और उस फिजिबल रीजन की बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स होंगे रिप्रेजेंट द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट। वो सारे पॉइंट्स जो है उस फिजिबल रीजन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर। जैसे मान लीजिए ये वाला अपना फिजिबल रीजन में इतना सब कुछ अपने ड्रॉ कर लिए, जितनी इनइक्वालिटीज थी ये वाला फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, जितने भी पॉइंट्स ये पॉइंट एंड ऑन ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन की बाउंड्री, यहाँ पे एक पॉइंट है, 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 यहाँ ये फिजिबल रीजन की बाउंड्री, यहाँ पे एक पॉइंट है। जितने भी पॉइंट्स होंगे इसकी बाउंड्री के ऊपर, अंदर भी हो सकते हैं इसके पॉइंट्स और इसकी बाउंड्री पर भी हो सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जो है फिजिबल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट, उसको फिजिबल सोल्यूशन मतलब फिजिबल रीजन के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे वो और फिजिबल रीजन की बाउंड्रीज के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सबके सब फिजिबल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट। फिजिबल रीजन किसको बोलेंगे, जो सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाला एक कॉमन रीजन होगा वो फिजिबल रीजन। उसके बाउंड्री के अंदर या उसकी बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब फिजिबल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट। अब एक पॉइंट है इनफिजिबल सोल्यूशन, इसी से मिलता जुलता इनफिजिबल। इनफिजिबल सोल्यूशन, इनफिजिबल सोल्यूशन, any point any point outside the visible region, outside the visible region, the visible region is called an invisible solution. Invisible solution. Invisible solution. देखो इनफिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे, कोई भी पॉइंट है फिजिबल रीजन के बाहर, इज कॉल्ड एन इनफिजिबल सोल्यूशन। उस पॉइंट के ऊपर जो सोल्यूशन निकलेगा वो इनफिजिबल सोल्यूशन। तो फिजिबल रीजन के बाहर, जैसे आपको मैंने बताया आपको, जैसे ये फिजिबल रीजन है ये, तो अब इसके बाहर ये पॉइंट है, यहाँ पे फिजिबल रीजन के बाहर है, ये कौन सा रीजन हो गया, इनफिजिबल रीजन हो गया। तो ये जो पॉइंट है आपका ये इनफिजिबल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट, ये लिखा है यहाँ पे एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के बाहर कोई पॉइंट है इज कॉल्ड एन इनफिजिबल सोल्यूशन, उसको इनफिजिबल सोल्यूशन। एक पॉइंट हो ऑप्टिमल या फिजिबल सोल्यूशन किसको बोलते हैं, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल और ऑप्टिमल और फिजिबल सोल्यूशन। एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन, फिजिबल region, any point in the visible region that gives the the optimal value, maximum or minimum, maximum or minimum, maximum or minimum of the the objective function
is called an optimal solution. Optimal solution. ऑप्टिमल और फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन, कोई पॉइंट जो फिजिबल रीजन के अंदर है, दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू, वो ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब मालूम है आपको? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। फिजिबल रीजन के अंदर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल सकती है और मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। उसी को ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब होता है या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? जो आपका फिजिबल रीजन या जो आपका सोल्यूशन रीजन होगा उसके अंदर कोई जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर ही आपको उस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिल सकती है या सबसे छोटी वैल्यू मिल सकती है। जो फिजिबल रीजन के अंदर जो पॉइंट रहेगा उसी को ऑप्टिमल सोल्यूशन या फिजिबल सोल्यूशन। देखो सारी चीजें मिलती जुलती है। ऑप्टिमल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल रीजन, ये मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर, लेकिन मैंने ये इसकी सारी चीजें बता दी आपको क्योंकि आपके जो सिलेबस उसमें ये सारे पॉइंट मेंशन करके दिया उसमें। देखो उसको, उसमें ये सारे पॉइंट आपको मिले। देखो, इंट्रोडक्शन, related terminology such as constants, objective function, optimization, graphical method of solution for the problem in two variable, feasible and infeasible regions, bounded or unbounded बताते, feasible and invisible solution, optimal feasible solution। देख रहे हैं आप, ये सारे वर्ड्स आ रहे थे इसके अंदर, इसलिए मैंने सारी चीजों की आपको डेफिनेशन ऐसे बता दी। सब चीज आपकी मिलती जुलती है एक दूसरे से, तो आप उसको ध्यान रखें। एक बार आप उसको पढ़ लेंगे तो अपने दिमाग में रहता है कि ऐसा है ऐसा। और नहीं तो कहीं कोई किसी चीज के ऊपर कभी ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बोलेंगे हमने तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया हमको हमारे सर, ये सब चीजें तो बताया नहीं, पर चले जाएंगे एक एक दो दो नंबर ना। जी आजकल वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है, आप बना के दे देता उसी के अंदर उससे क्वेश्चन पूछते रहो। ये बहुत सारी चीजें मैंने लिख के उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे, मैंने एक्सप्लेन करके पता है एक बार पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर हो गई। थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है आपके लिए, लेकिन इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा। अब सबसे मेन चीज इसकी कि अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करें, उसकी मेथड बताता हूँ आपको, ग्राफिकल मेथड या कॉर्नर पॉइंट मेथड। कैसे अपने को ग्राफ ड्रा करें, इसी के बाद तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है वो ग्राफ के थ्रू निकालना। तो आप ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, बस मैं उसकी प्रोसीजर बता देता हूँ आपको, और फिर उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक आखिरी पॉइंट है बस, फिर कुछ ग्राफिकल मेथड बोला भी है उसने सिलेबस, ये देख, इसके बारे में बता रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल एंड टू वेरिएबल्स पर, ये बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद फिर क्वेश्चन, तो ये लास्ट हेडिंग डाल लो, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड और कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स मेथड या कॉर्नर। तो जो कॉर्नर पॉइंट आते हैं उन कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसी से निकल जाए, इसलिए उसको कॉर्नर पॉइंट। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, find feasible region of the LPP, find feasible region of the LPP linear programming problem and determine and determine its corner points, corner points, vertices बोल सकते हैं इसको, vertices either by inspection, inspection by solving, solving the two equations
lines intersecting at that point. Intersecting, intersecting at that point. Point. देखो आपको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड जो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले आपको फाइंड फिजिबल रीजन ऑफ द एल, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको गिवन रहेगी उसका आपको फिजिबल रीजन फाइंड करना। अब फिजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, जितनी भी इनइक्वालिटीज अपने को दी रहेगी उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे, जैसे एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है वाई एक्सिस, एक्सिस आ जाएगी आपके पास। फिर वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस भी आ जाएगी, वाई एक्सिस आ जाएगी। 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो दिया हुआ, एक इनइक्वालिटी है कांस्टेंट, तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो। और ये आ गया आपका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक टेबल बना लेंगे इसका वैल्यूज का, दो वैल्यूज का, ये x और ये y। x की वैल्यू जीरो रखेंगे, एक बार y की वैल्यू निकलेगी, फिर एक बार y की वैल्यू जीरो रखेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, तो दो पॉइंट आ जाएंगे, दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ करके। फिर दूसरा वाला कांस्टेंट दिया आपको x प्लस वाई इज लेस देन वन, लेस देन आर इक्वल टू वन, ऐसा इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। इसका भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक सोल्यूशन का टेबल दो, एक्स और वाई के लिए, एक बार एक्स को जीरो रखो, एक बार वाई को जीरो रख के वैल्यू निकाल, दो पॉइंट आ जाएंगे, इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करके जितनी भी इनइक्वालिटीज दी सबको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर लेंगे और उसके हाफ प्लेन डिसाइड कर लेंगे, कौन सा हाफ प्लेन लेना है आपको, ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला लेना है, राइट वाला लेना है कि लेफ्ट वाला लेना है। हाफ प्लेन पता है, जैसे एक लाइन ड्रा हुई तो इसमें एक पॉइंट ऊपर चला गया, इसका एक नीचे चला गया, तो अब दोनों में से ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला लेना है, इसमें पॉइंट रख के दे जीरो जीरो करेक्ट आ रही है इनइक्वालिटी तो वो वाला वो वाला हाफ प्लेन ले लेते जिसके अंदर जीरो जीरो आ रहा है, और सेटिस्फाई नहीं करते तो उसका उल्टा दूसरा ले लेते ऊपर वाला। तो सारे हाफ प्लेन डिसाइड कर लेंगे, है ना। उसके बाद में एक फिजिबल रीजन आपको मिल जाएगा कॉमन, एक ऐसा रीजन मिलेगा जो सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर, तो वो है फाइंड फिजिबल रीजन ऑफ द एल। जितनी भी इनइक्वालिटी उसको ग्राफ पेपर पे ड्रा कर देंगे, उसके हाफ प्लेन डिसाइड कर लेंगे, तो आपको एक कॉमन सोल्यूशन मिलेगा, कॉमन रीजन मिलेगा, वही आपका फिजिबल। कैसे करना है क्वेश्चन में बता दें। एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर, और वो जो फिजिबल रीजन मिलेगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे उसके कॉर्नर एंड पॉइंट्स आ रहा है या उसके वर्टाइसेस बोल सकते हैं। अब ये जो एंड पॉइंट्स या कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे आइदर बाय इंस्पेक्शन, अब ये पॉइंट आप इंस्पेक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं और बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशन, या फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो ऑफ द लाइंस इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व। अब क्या होगा कि जैसे आपको ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ पेपर में आपको सारी यूनिट्स मेंशन रहती है, तो कोई पॉइंट आपको यहाँ मिला, ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई पॉइंट मिला, ये कॉर्नर पॉइंट है कोई, अब इसके कोऑर्डिनेट अपन ग्राफ पे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, 1 2 3 है और ऊपर 1 2 है, तो ये 3 2, ये इंस्पेक्शन के थ्रू होगा। डायरेक्ट यदि ग्राफ पे दिख रहा है आपको सीधा सीधा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, अब वन यहाँ पे आ रहा है और टू यहाँ पे आ रहा है, और वन यहाँ पे आ रहा है और फिर टू यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो अपन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ग्राफ में कितना लेना है इसको, लेकिन यहाँ से लाइन गई आपकी, ये पॉइंट मिलेगा आपको, तो जो दो लाइनें गई है तो इक्वेशन को उसको अपन किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से किसी से भी सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो वो यहाँ लिखा है आइदर बाय इंस्पेक्शन आर बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग एट दैट, वो दोनों लाइनें जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो उससे वो पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट आपको डायरेक्ट ग्राफ पेपर में देखने से अगर मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, उसको कहते हैं बाय इंस्पेक्शन। और अगर इंस्पेक्शन से पता नहीं चल पा रहा कि डायरेक्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी लेंगे, एक्स कितना लेंगे, वाई कितना लेंगे, तो उस कंडीशन में किसी किसी क्वेश्चन में हमको सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे वही आपको पॉइंट बन जाएगा। तो ऐसे आपको कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेंगे, क्वेश्चन में बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। एक पॉइंट तो अपने को ये करना है, सबसे पहले फिजिबल रीजन डिसाइड करना है, और फिजिबल रीजन के जितने भी एंड पॉइंट्स है उसको उसके ऊपर मार्क कर देना, वो मार्क आप डायरेक्ट इंस्पेक्शन के थ्रू कर सकते हैं या सॉल्व करके दिखाना, सारी चीजें बताओ। चलिए दूसरा पॉइंट आपको क्या लेना है, दूसरे स्टेप आपको ये लेना है कि इवैल्यूएट इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन
z is equal to ax plus by at each corner point, corner point, each corner point, 8m, capital M लिखो, and a small m, एक capital M लिखो and a small m, respectively denote the largest or the smallest value these points, these points. तो आराम से सेकंड पॉइंट क्या करना है अपने को, इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया रहेगा z इज इक्वल टू ax प्लस by, उसकी वैल्यू निकालना एट ईच कॉर्नर पॉइंट, जितने भी कॉर्नर पॉइंट आपको मिले, जैसे 3 कॉर्नर पॉइंट मिले तो तीनों कॉर्नर पॉइंट में एक पॉइंट है 1,2, एक है 3,4, एक है 5,6, ये 3 कॉर्नर पॉइंट इजिकल हो जाए, तो ये तीनों पॉइंट के ऊपर आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालो, z इजिकल टू एक्स प्लस बी वाई एट ईच कॉर्नर, वैल्यू निकल जाएगी आपको। अब वैल्यू निकलने के बाद में एक वैल्यू आ गई आपकी 100, एक आ गई 200 और एक आ गई 300, ऐसे 3 वैल्यू निकली है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स है उसको आपने यहाँ पे z इजिकल टू एक्स प्लस बी वाई में x और y की वैल्यू रखे, 3 वैल्यू निकाले, तो मान लीजिए एक 100 आ गई, एक 200 आ गई, 300 आ गई, तो आपको क्या करना, लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m रिस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इन पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो जो 300 आया ये सबसे बड़ी वैल्यू, इसको कैपिटल M बोल दो, लार्जेस्ट वैल्यू। जो सबसे छोटी वैल्यू 100 आई है, इसको मिनिमम वैल्यू स्मॉल m, ये स्मॉलेस्ट। तो अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जैसे ही कॉर्नर पॉइंट को रखेंगे तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों मिल जाएगी, लार्जेस्ट भी मिल जाएगी और स्मॉलेस्ट पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना वाला पॉइंट, अब ये थर्ड वाले पॉइंट में दो चीजें देखिए, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, तो थोड़ा सा हाइलाइट करो, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, कैपिटल M and small m are the maximum and minimum value z, मतलब ऑब्जेक्टिव, ध्यान से लिखना, बहुत काम की चीज है। थर्ड वाले पॉइंट में अपने को एक ए है, व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंड, जो फिजिबल रीजन आपको मिलेगा, फिजिबल रीजन मतलब जो सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा या सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, उसको अपन फिजिबल रीजन कहते हैं। व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंड, अब मान लीजिए वो फिजिबल रीजन आपको बाउंडेड मिला, जैसे मान लीजिए ये वाला फिजिबल रीजन अपने को मिला, ठीक, ये वाला फिजिबल रीजन अपने को मिला यहाँ से ए ओ, ये 3 पॉइंट, ये तीनों इसके कॉर्नर पॉइंट। अब ये कैसा हो गया, ये पूरा बाउंड है, पैक है ये पूरा, देखो इसमें मच्छर भी नहीं घुस सकता, हवा भी नहीं जा सकती, पैक हो गया, ये पूरा बाउंड हो गया, इसको कहते हैं बाउंडेड फिजिबल। और मान लीजिए कभी ये वाला रीजन ना आके इधर का रीजन, ये वाला फिजिबल रीजन मिल रहा, ये वाला फिजिबल रीजन को मिला, फिजिबल रीजन मतलब इधर का जो पोर्शन है ये सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा, तो ये कैसा है, अनबाउंडेड है, खुला है। तो फिजिबल रीजन जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, एक होगा बाउंडेड और एक होगा अनबाउंडेड। तो व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, अगर फिजिबल रीजन आपको किस्मत से बाउंडेड मिल जाए, एम एंड स्मॉल एम को हमने मैक्सिमम वैल्यू बोले और स्मॉल एम को हमने मिनिमम वैल्यू, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने निकाले, एम एंड स्मॉल एम आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सेट, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू थी अपनी, जो 300 बोला था हमने जिसको, वो 300 उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म। और मिनिमम वैल्यू जो 100 अपन को सबसे छोटी वैल्यू मिली थी कॉर्नर पॉइंट पे, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म। अगर फिजिबल रीजन आपको बाउंडेड मिल जाए तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू मिली है वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू,
और अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड हो और बाउंडेड है तो उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू मिली है अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो आपकी मिनिमम वैल्यू, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब इसमें दूसरा केस, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ जाए तो फिर क्या, इसी के आगे बता रहा हूँ मैं, इसका ये ए हो गया। अब इसी का बी वाला थर्ड में है ये बी। व्हेन फिजिबल रीजन इज अनबाउंड, व्हेन फिजिबल रीजन is unbounded, when feasible reason is unbounded, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मतलब पैक नहीं है, खुला हुआ है। अब इसमें फिर से दो केस, इसमें फिर से दो केस है, ये बी वाले में दो केस है। अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड रहता है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल रही है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी निकल रही है वो मिनिमम। लेकिन फिजिबल रीजन कभी अनबाउंडेड हुआ, खुला रहा, तो अब इसमें दो केस। पहला केस है एम कैपिटल ए इज द मैक्सिमम वैल्यू, is the maximum value of z if open half plane, if उधर लिखता हूँ ना, if open plane, open half plane determined by ax plus by is greater than capital F, तो मैक्सिमम वैल्यू वाला क्या, has no point, is common, is with feasible reason, with feasible region to stop, otherwise that has no maximum value, maximum value when feasible reason is unbound, feasible reason unbounded मतलब खुला हुआ। अगर ऐसा केस अपने को मिलता है तो उसमें फर्स्ट क्या है, कैपिटल एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ये जो कैपिटल एम अपन निकाल लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू जो 300 था वो, एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, वो जो आपने निकाले थे कैपिटल एम 300, वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी z। इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो, इफ open half plane determined by ax plus by is greater than m has no point is common with visible region, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया रहेगा z इज इक्वल टू ax plus by, जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा तो यहाँ से आपको ax plus by की वैल्यू निकाल देना है, वो ax plus by को यहाँ लिखेंगे ऐसा, और मैक्सिमम की बात हो रही, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, और जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आई है उसको यहाँ रखेंगे। जैसे 300 आई है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 300, तो ये क्या बना, ax plus by इज ग्रेटर देन 300। अब ये इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इस इनइक्वालिटीज का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो क्या आएगा, ax plus by इज इक्वल टू जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 300। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ऐसे दो पॉइंट लेंगे x और y, एक बार x को जीरो, एक बार y की वैल्यू निकालेंगे, एक बार y को जीरो रख के x की वैल्यू, इसका एक हाफ प्लेन ड्रा करेंगे, ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस। ये कहां से मिलेगा, ax प्लस बी वाई, ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिलेगा ग्रेटर देन m, जो मैक्सिमम वैल्यू जिसको आप बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू, उसको यहाँ रखना है और इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। तो फिर से आपको दो हाफ प्लेन मिलेंगे, तो उसमें से जो आपका रिक्वायर्ड हाफ प्लेन होगा उसको मार्क कर लेंगे, उस हाफ प्लेन में हैज नो पॉइंट इज कॉमन विद द फिजिबल रीजन। जो नया हाफ प्लेन आपको मिलेगा इसको ड्रा करने के बाद, उस हाफ प्लेन में और फिजिबल रीजन में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो जो आपने एम निकाले थे 300 वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू।
और अगर एक भी पॉइंट उसके अंदर कॉमन मिला, एक पॉइंट या दो पॉइंट या कुछ पॉइंट कॉमन मिले किसके अंदर, ये जो नया हाफ प्लेन अपन ड्रा करेंगे इसमें और जो अपना फिजिबल रीजन था उसमें, अगर कुछ भी चीज कॉमन है तो उस कंडीशन में जेड की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। थोड़ा सा कठिन है लेकिन जब मैं करूंगा तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। फिर भी बताने की कोशिश में ये कर रहा हूँ कि अपन ने 3 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट आपको मिले थे, 100, 3 कॉर्नर पॉइंट पे अपने को 3 वैल्यू मिली थी, 100, एक 200 और एक 300। तो 300 सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन अपना जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मतलब खुला हुआ। तो ये 300 जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन कब? आपको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 300, ये एम के प्लेस में मैक्सिमम वैल्यू रख के इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। आप एक लाइन ड्रा करेंगे तो वो दो हाफ प्लेन बनाएगी, तो उसमें से जो रिक्वायर्ड हाफ प्लेन आपका आएगा जो उस इनइक्वालिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसमें, और जो फिजिबल रीजन आपका पहले ऑलरेडी आ चुका है जो सारे कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अंदर यदि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, has no point is common with visible region, then that m will be the maximum value of z। तो वो जो m था आपका वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, वो जो 300 आया था वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अदरवाइज z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। अदरवाइज कोई भी पॉइंट अगर कॉमन आया उस हाफ प्लेन में और विजिबल रीजन में तो उस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। एक पॉइंट और इस सेकेंड वन, बस ये लास्ट है। सिमिलरली, ऐसा ही सिमिलरली स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज द मिनिमम वैल्यू, is the minimum value of z if open half plane determined by ax plus by is less than the small a, has no point in common। तो इसको भी इन कर ले, नो पॉइंट इन है मतलब उसमें और उसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं। इन नो पॉइंट इन कॉमन with with visible reason, otherwise z has no minimum value। देखो, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आता है तो सिमिलरली एम, एम को अपन ने मिनिमम वैल्यू लिए थे जो 100, 200 और 300 अपनी वैल्यू अपन ने एग्जांपल लिए, तो जो 100 मिनिमम वैल्यू है वो एम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, वही जेड की मिनिमम वैल्यू है। कौन सी? वो 100 जिसको अपन ने स्मॉल एम बोले। इफ ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन, तो ए एक्स प्लस बी वाई ये आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ले लेंगे और इसको लेस देन एम, और ये एम कितना अपना 100, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन 100। ये वाला हाफ प्लेन आपने लिए, ये वाली इनइक्वालिटी। अब इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 100, और इसका सोल्यूशन टेबल बनाएंगे दो वैल्यूज एक्स और वाई के लिए, और इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे तो ये एक लाइन देखिए, वो भी दो हाफ प्लेन देंगे, उसमें से रिक्वायर्ड हाफ प्लेन लेंगे। अब उस हाफ प्लेन में और फिजिबल रीजन में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इस if open half plane determined by ax plus by is less than m has no point in common, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है विथ फिजिबल रीजन। तो जो अपन नया हाफ प्लेन ड्रा करेंगे कहां से, ए एक्स प्लस बी वाई ये ले लेंगे अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, उसको लेस देन जो मिनिमम वैल्यू आ रही है 100 आया उसके इक्वल लेस देन 100 रख के उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसका एक हाफ प्लेन मिलेगा। उस हाफ प्लेन में और फिजिबल रीजन में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, देन वो जो अपन ने एम निकाले स्मॉल एम 100 वही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर उसमें जो हाफ प्लेन अपन ने नया बनाया एक्स प्लस बी वाई लेस देन 100 लेके, उस हाफ प्लेन में और फिजिकल रीजन में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन आ जाता है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, उस कंडीशन में अदरवाइज जेड हैज नो मिनिमम, तो जेड की कोई भी मिनिमम वैल्यू। दोनों एक जैसे। ये वाले केस कब लेना है आपको, जब आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आए,
तो अनबाउंडेड आएगा तो जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है आपको टेबल बनेगा अपना, जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है उसको ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन एम, कैपिटल एम या मैक्सिमम वैल्यू रखना है, उसका ग्राफ ड्रा करना है। उस ग्राफ में और अपना जो पुराना फिजिकल रीजन आ गया है उसमें अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो जो आपका कैपिटल एम आया है 300 वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर कोई भी पॉइंट फिजिकल रीजन के साथ में कॉमन आ जा रहा है तो फिर उस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। सिमिलरली ऐसे ही मिनिमम वैल्यू के लिए स्मॉल एम को अपने मिनिमम वैल्यू बोले वो 100 आई। अब उस 100 को जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन 100 रख के उसकी इनइक्वालिटी बनाए, फिर उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके उसका ग्राफ बनाए, उससे हाफ प्लेन मिला। अब उस हाफ प्लेन में और फिजिबल रीजन जो अपना था उसमें अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो जो मिनिमम वैल्यू आपकी आई है 100 वही आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर उस नए वाले हाफ प्लेन में और पुरानी फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट अगर कॉमन आ जाता है तो उस कंडीशन में उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं। दैट्स इट। इतनी चीजें बताया हमने, तो अभी बहुत सारी चीजें हो गई। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रही, ये नहीं आ रही हो, लेकिन अभी इन सारी चीजों को मैं क्वेश्चन में बिल्कुल जैसा बताया है ए टू जेड आपको ऐसे ही करके बताऊंगा, इसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो आपको एकदम से ये सब चीजें याद हो, आपको लिखने के लिए नहीं आएगा ऐसा कि आपको लिखना नहीं, बाकी आपको ये सब चीजें याद रख। तो याद कैसे रखेंगे उसके लिए मैंने ये सारी चीजें लिख दिया, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे और जब अपन करेंगे जब आप पढ़ के देखना कि मैं ऐसे ही करूंगा जैसा मैंने लिखा, इसलिए मैंने लिख दिया। अगर मैं आपको ऐसे ही बताता तो थोड़ी देर के बाद में आप भूल जाए, लेकिन ये लिखा हुआ तो आप इसको कभी भूलेंगे। इसमें मेहनत लग गई, पूरा एक लेक्चर लग गया, 1 घंटा लग गया पूरा। बोला ही था आपको कि 1 घंटा लग गया। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। अब हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है, तो कल की क्लास से हम इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें 10 क्वेश्चंस करना है। तो ठीक है, ओके बाय।